जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टपर। हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर और आज कैपेसिटर की दूसरी लेक्चर होगी। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। और इससे पहले आप लोग पढ़े थे कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँगा आपसे, आप देखेंगे ये टॉपिक्स, देखिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात चल रही है। आप देखिए इसमें, यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं कि संधारित्रों के प्रकार, यानी कैपेसिटर कितने प्रकार के हो सकते हैं। आप टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को देखेंगे, कह रहे कि बेस्ड ऑन शेप और अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स, यानी हम लोग कैपेसिटर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ जो है अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स बोलते हैं, या उसके जो है कैपेसिटर के प्लेट की अरेंजमेंट कैसी होती है, या कैपेसिटर का जो है डिजाइन कैसे होता है, उस डिजाइन और उस अरेंजमेंट के बेस पर हम लोग कैपेसिटर को जो कैटेगराइज किए हुए हैं, डिवाइड किए हैं। तो इस तरीके से देखें तो कैपेसिटर मुख्य रूप से जो 3 प्रकार का होता है, नहीं 3 टाइप्स का होता है, जिसमें सबसे पहला जो टाइप होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। आप दूसरा देखेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर, और थर्ड देखेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, एक स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर होता है और एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। तो इस तरीके से कैपेसिटर मुख्य रूप से 3 टाइप्स की होती है। आप ये देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही क्यों कहते हैं। आप यूँ समझेंगे कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसमें 2 पैरेलल प्लेट होते हैं और दोनों की साइज बिल्कुल बराबर होती है। इसमें 2 पैरेलल प्लेट होते हैं और दोनों प्लेट की साइज बिल्कुल बराबर होती है और एक दूसरे के समानांतर रखी जाती है, इसीलिए इसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, आप देखो इसमें 2 प्लेट से, और किसी भी कैपेसिटर में जो बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होता है, उसमें या तो हवा भरी रहती है या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं, या तो इसमें मुख्य रूप से हवा भरी रहती है या कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं। तो ये तो कैपेसिटर की ओरिजिन थी। इससे पहले भी आप सोचे थे कि किसी भी कैपेसिटर के बीच में जो स्पेस होता है दोनों प्लेट के बीच में, या तो उसमें हवा भरी रहती है या कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे एक होती है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में भी 2 जो है 2 कंडक्टिंग बॉडी होती है और दोनों बिल्कुल स्फेरिकल डिजाइन की होती है। नाम इसका स्फेरिकल भी इसलिए रखा गया क्योंकि ये स्फेरिकल होता ही है। तो अंदर वाली जो स्फीयर होती है सॉलिड भी हो सकती है या होलो भी हो सकती है, बट बाहर वाली जो स्फीयर होती है जरूर होलो होती है। आप देखोगे कि इसका एक क्रॉस सेक्शन काट करके आपको दिखाया जा रहा है 3D में। तो बाहर वाली जो स्फीयर होती है वो जरूर होलो होती है। हम लोग इसके इंटरनल रेडियस को R1 मान लिए हैं और एक्सटर्नल रेडियस को R2 मान लिए हैं। हालांकि मैं इसको A और B मानूंगा, जो इंटरनल रेडियस है उसको A और एक्सटर्नल रेडियस को B माना जाएगा। फिर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक मार्केट में दिख रहा होगा ऐसा इंस्ट्रूमेंट। ये जो डिवाइस है, यह जो यंत्र है, ये बाबू मेरे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। आप अपने घर पे जो भी जो टेलीविज़न या रेडियो वगैरह की जो सर्किट होती है, ये इवेंट जो है आप आजकल देख रहे हो कि जो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो और उस डिवाइस के जब आप सर्किट को देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो है उस अरेंजमेंट पर दिख जाएंगे, और इसको ही हम लोग जो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं। और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, इसमें भी 2 प्लेट होते हैं, दोनों कोएक्सियल सिलेंडर होते हैं। मान लीजिए बाबू मेरे एक ये सिलेंडर है और दोनों के बिल्कुल लेंथ बराबर होती है आपस में। सिलेंडर बिल्कुल कोएक्सियल होते हैं, लेंथ आपस में इक्वल होती है, लेंथ इक्वल होती है और रेडियस जो है डिफरेंट होता है। और ये 2 मेटालिक प्लेट होते हैं, एक को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, यानी इसको प्लस कर देते हैं, और कहीं भी ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं करता है, और ये को प्लस से जोड़ देते हैं और दूसरा जो है ड्यू टू इंडक्शन माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर में भी या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में भी जो है 2 कोएक्सियल सिलेंडर होता है। तो आप समझ गए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का मीनिंग क्या है। तो जब दोनों प्लेट बिल्कुल स्ट्रेट प्लेट होंगे और एक दूसरे के समानांतर पैरेलल रख दिए जाएंगे तो उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। जब दोनों प्लेट जो होंगे
स्फीयर के डिजाइन में होंगे, कोसेंट्रिक स्फीयर की अरेंजमेंट की जाएगी, तो वैसे कैपेसिटर को हम लोग स्फेरिकल कहेंगे। और जब दोनों प्लेट जो होंगे बिल्कुल सिलेंडर के डिजाइन में होंगे, को एक्सियल सिलेंडर के अरेंजमेंट में रख देंगे, तो उसको हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कहेंगे। आप यहाँ एक चीज़ और देखोगे कि यहाँ सिंबल ऑफ कैपेसिटर आपको दिख रहा है, ये कैपेसिटर का सिंबल है बाबू मेरे। आप जानते हो कि किसी भी कैपेसिटर में दो जो है प्लेट होते हैं, तो हम लोग दोनों प्लेट को जो है, यानी किसी भी कैपेसिटर में जब दो प्लेट होता है बाबू मेरे, तो हम लोग दोनों, ये जो सिंबल होता है ये रेसिस्टेंस का सिंबल होता है। इवन आप ऐसे इससे परिचित हो, ये जो होता है किसी सेल का सिंबल होता है, और इवन आप ऐसे भी सिंबल से परिचित हो, आपने दैनिक जीवन में बहुत सारा ऐसे देखा हुआ है। तो ये जो होती है किसी बैटरी की सिंबल होती है, बिल्कुल उसी क्रम में आप इस सिंबल से आज परिचित हो जाओ। ये किसी कैपेसिटर की सिंबल होती है, और कैपेसिटर के लिए दोनों प्लेट को हम लोग बिल्कुल बराबर दिखाते हैं। हालांकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डिजाइन में ही दिखाई जाती है, बट अगर ये कैपेसिटर स्फेरिकल भी हो या सिलिंड्रिकल भी हो, बट सिंबॉलिकल तरीके से हम इसको ऐसे ही दिखाएंगे। इवन बाबू मेरे, आप किसी बुक में देखोगे तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी एक प्लेट को कर्व कर दिया जाता है और ऐसे भी दिखाया जाता है, और कभी कभी किसी बुक में आपको ये बिल्कुल ऐसे भी दिखेगा। तो जब अभी भी आपको ऐसा सिंबल कहीं दिखता हो तो आप समझ जाओगे कि सर्किट में ये सिंबल जो है किसको इंडिकेट करता है, बिल्कुल कैपेसिटर को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? कैपेसिटर। कैपेसिटर बोलो या कंडेंसर बोलो, कैपेसिटर बोलो या कंडेंसर, कंडेंसर या कैपेसिटर दोनों सेम चीज़ होती है। तो आप समझ जाओगे कि ये सिंबल कैपेसिटर की है। तो मुझे विश्वास है कि आप इस बात को जान चुके होंगे कि कैपेसिटर जो होती है मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और इसकी सिंबल भी आपको याद हो चुकी होगी। तो आइए हम देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पहले हम सीखेंगे, यानी समानांतर प्लेट संधारित्र को पहले सीखेंगे। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगी बाबू? तो दो प्लेट होगी। एक प्लेट को हम लोग किसी आउटर सोर्स के, डेट मीन्स डीसी सोर्स के पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, और दूसरे प्लेट को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, अर्थेड कर देते हैं। दूसरे प्लेट को हम लोग अर्थेड कर देते हैं। तो आप देखो, जब इसको आप पॉजिटिव प्लेट से जोड़ोगे तो सीधी सी बात है कि जैसे ही आप इसको पॉजिटिव प्लेट से जोड़ोगे, इसकी जो अंदर वाली सतह, ये पूरी प्लेट जो कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। आप देखो इस पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, ये पूरी प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, और ड्यू टू इंडक्शन ये जो होगी निगेटिव हो जाएगी, ड्यू टू इंडक्शन ये निगेटिव हो जाएगी। इस तरीके से, यानी इसके बीच में, इस तरीके से आप देखोगे कि इसके बीच में जो पॉजिटिव निगेटिव जो है एक्सपेंड हो जाएगा। फिर से मैं दिखा दूं, ये थोड़ा सा एडिट हो गया। ये आप देखोगे जब भी आप पैरेलल प्लेट बनाओगे तो इसकी अरेंजमेंट जो होती है, हम लोग कुछ ऐसे करते हैं कि एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, दूसरे को अर्थेड कर देते हैं। तो जब हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो एक जो होती है प्लेट, इसकी पूरी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और दूसरा जो होता है बाबू ड्यू टू इंडक्शन निगेटिव चार्ज हो जाता है। या ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि दोनों को किसी सोर्स ऐसे अरेंजमेंट से जोड़ते हैं जिसकी एक पॉजिटिव टर्मिनल हो और दूसरी निगेटिव टर्मिनल हो। तो दूसरी जो होती है बाबू मेरे, दूसरी निगेटिव हो जाती है। आप देखोगे यहाँ दूसरा निगेटिव हो जाएगा, दूसरा जो प्लेट ड्यू टू इंडक्शन निगेटिव हो जाता है। इसका आउटर वाला सरफेस पॉजिटिव होता है, बट अर्थेड होने की वजह से न्यूट्रल हो जाता है। अब यहाँ देखो, तुम सोचोगे कि इधर भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट ये बहुत पतला प्लेट है, और इंडक्शन के कारण आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव होता है इस नेगेटिव के थ्रू अट्रैक्ट होता है, और नेगेटिव पॉजिटिव के थ्रू, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव की जो है, यानी इधर पॉजिटिव अरेंज हो जाता है, इधर नेगेटिव हो जाता है। अब इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अमाउंट आप देखोगे प्लस क्यू है, तो ड्यू टू इंडक्शन इस पर माइनस क्यू चार्ज स्टोरेज है। और ईच प्लेट की एरिया को हम लोग ए कंसिडर कर रहे हैं, यानी इसकी भी एरिया को हम लोग ए ही मानेंगे। तो तुम ये भी जानोगे कि अगर एक प्लेट प्लस है और दूसरा प्लेट माइनस है तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, बिल्कुल प्लस से माइनस की ओर। इसके बीच में प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू मेरे, ये प्लेट जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, बट इसके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी इसके बीच की जो हम लोग डिस्टेंस कंसिडर करेंगे
वो प्लेट के एरिया के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल ली जाती है, यानी प्लेट का एरिया काफ़ी बड़ा लिया जाता है, बीच के डिस्टेंस काफ़ी जो है छोटा लिया जाता है, बीच दोनों प्लेट काफ़ी एक दूसरे से क्लोजेस्ट होते हैं बट टच नहीं करते हैं। अब सोचो बाबू मेरे, बट जो एंड है इसके एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंडीशन ऐसे हो जाएगी, एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन ऐसे हो जाएगी, तो आप देखो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी, बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी। और आप यहाँ देखोगे कि ये जो होगी प्लेट के साथ परपेंडिकुलर होगी, यानी प्लेट के एरिया देखें तो उसके साथ परपेंडिकुलर होगी। बट आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन लगा के देखोगे एंड पर ये चीज़ें जो है थोड़ी डिफर कर जाएगी। जब बात एंड की आएगी तो एंड पर जो है ये बिल्कुल पैरेलल ना होकर के थोड़ी सी कर्व हो जाएगी, एंड पर थोड़ी सी कर्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल अंदर में पैरेलल होती है, यूनिफॉर्म होती है और ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती है। एंड पर जो है थोड़ी सी कर्व हो जाती है, बट एंड का इफेक्ट जो है नेग्लिजिबल मान लिया जाए। प्लेट काफ़ी बड़ा होता है इसलिए हम लोग एंड इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उसकी बात उससे ज़्यादा इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। तो आइए फिर से हम लोग देख लें, यहाँ पे देखिएगा आप, ये जो डी है डिस्टेंस है बिटवीन बोथ प्लेट, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस को हमने डी कंसिडर कर रखा है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस को हमने डी कंसिडर कर रखा है और ईच प्लेट की एरिया को हम लोग ए कंसिडर कर रखे हैं। यानी किसी भी पैरेलल प्लेट के लिए ईच प्लेट की एरिया बराबर होगी और उसको ए मान लीजिए और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस को डी मान लीजिए। कह रहा है कि प्लेट्स आर लार्ज एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम। इसका मीनिंग ये है बाबू, जो प्लेट की एरिया है, जो प्लेट की एरिया है इसका अमाउंट मैग्नीट्यूड जो होगी यह बहुत बड़ी होगी दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। प्लेट जो है बहुत बड़े होते हैं, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में एरिया काफ़ी बड़ा होता है, यानी प्लेट बहुत बड़ा लिया जाता है। फिर अब देखो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और प्लेट के साथ इसकी एंगल जो होगी परपेंडिकुलर होगी, प्लेट के साथ ये परपेंडिकुलर। स्मॉल रीजन नियर द एज, तो जो एजेज है इस एजेज के जो छोटे से रीजन है, मतलब एक छोटी सी एरिया है, इसको छोड़ करके बाकी सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। काफ़ी शानदार होने वाला है आज का लेक्चर, आप बहुत आराम से देखते चलो, बहुत मज़ा आने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलो फिर से हम लोग देखते हैं, कारण कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक बार और समझते हैं। मान लो बाबू मेरे कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसको हमने जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है और इस सरफेस को हमने ऑर्थेड कर दिया है। तो जैसे ही पॉजिटिव से जोड़ेंगे ये पूरा अंदर वाली सतह जो कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, हालांकि बाहर वाली सतह भी होती है बट इंडक्शन के कारण ये पॉजिटिव इधर अरेंज हो जाता है। ड्यू टू इंडक्शन ये निगेटिव जो है चार्ज इधर अरेंज हो जाएगी और आप देखोगे कि दोनों के बीच में, मैं फिर से वही बात बता दूं कि इस प्लस से माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जो बिल्कुल जो है पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर होगी, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर होगी। आपस में पैरेलल बोले तो यूनिफॉर्म होगी बट एज पर जो होगी इसकी थोड़ी सी डिजाइन आप डिफर करेगी, एज पर जो होगी थोड़ी सी कर्व होगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। तो हम लोग सीखेंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो कितनी रही है। मान लो बच्चों कि इसकी ईच प्लेट की एरिया को अगर मैं ए कंसिडर कर लूँ, चार्ज इतना है तो इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात करूँ तो ये Q/A होगा, यहाँ प्लस में होगा। और इसके अंदर वाले सतह पर अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो यहाँ चार्ज डेंसिटी जो कि सिग्मा हो जाएगी और ये -Q/A होगा। डेट मीन्स यहाँ जो सिग्मा 2 होगा वो निगेटिव में सिग्मा होगा और यहाँ जो सिग्मा 1 होगा ये पॉजिटिव में सिग्मा होगा। तो दोनों इक्वल और अपोजिट चार्ज डेंसिटी रखेंगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आप देखोगे मान लो कि ये प्लेट है तो इस प्लेट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है आप जानते हो। तो अगर मैं ये बोलूँ कि इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो इस एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा, एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बाबू मेरे सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट।
और ये जो दूसरा वाला प्लेट है आप देखोगे सेकेंड वाले प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में होगी। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है और नेगेटिव के लिए इनसाइड होती है। तो नेगेटिव प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उतना ही हो जाएगी, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। हालांकि ये निगेटिव है बट निगेटिव के लिए डायरेक्शन इनसाइड होता है और पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन आउटसाइड होता है। तो मैं अगर पूछूं कि टोटल नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो आप बताओगे कि नेट इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू पूछा जाए यहाँ पे तो आप देखोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डेट मीन्स आप देखो यहाँ तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 आप कैंसिल कर दोगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। तो इसके बीच में यानी इन साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी दोनों प्लेट के बीच में, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। आप इसको स्क्रीनशॉट लेते चलोगे, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका वैल्यू देखोगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आप याद रखोगे। और इसकी डायरेक्शन प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर हमेशा ली जाएगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर ली जाएगी। देखो मैंने फिर से वही बात रखा है कि दो पैरेलल प्लेट है, एक पर जो प्लस क्यू चार्ज है दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, एक पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दूसरी जो होगी बाबू मेरे आप देखोगे ये प्लस के कारण इधर हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और मैं नेट इंटेंसिटी की बात करूँ तो आप बिल्कुल वैसे ही निकालोगे, यहाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। यहाँ तुम फिर से ध्यान दोगे कि तुम्हारे पास जो है मान लो बाबू मेरे कि एक ये प्लेट है, इस पर चार्ज डेंसिटी सपोज करो अगर सिग्मा है और ये माइनस प्लेट ड्यू टू इंडक्शन ये जो चार्ज है इस पर चार्ज डेंसिटी को माइनस सिग्मा ले लें, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी पॉजिटिव के लिए कितनी हो जाएगी, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। और निगेटिव के लिए कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी बट निगेटिव के लिए इनसाइड होगी। और यदि नेट इंटेंसिटी की बात की जाए, नेट इंटेंसिटी इन साइड यानी दोनों प्लेट के बीच में, तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी। आप दोनों इसको जोड़ दोगे, अगर ये प्लेट दोनों इसको जोड़ दोगे, बहुत आसान टॉपिक से आप आगे बढ़ते रहो, सोचो फिर से बिल्कुल उसी बात को। देखो हम लोग इसको जो है गॉस थ्योरम में भी पढ़े थे, गॉस थ्योरम में भी किसी चार्ज प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, बिल्कुल उसी फार्मूले को आपको यूज करना है। तो गॉस थ्योरम से जो चीज़ें हम लोग पढ़े थे उसी को यूज करें। पतले प्लेट के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और यदि मोट और थिक यानी थिक प्लेट हो डेट मीन्स कंडक्टर हो तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब याद रखोगे सिंगल प्लेट के लिए, तो देखो याद करो, मैं फिर से तुमको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सोचो इस पर अगर चार्ज डेंसिटी का हम लोग सिग्मा कंसिडर कर लें तो याद करो हम लोग ऐसे गॉस थ्योरम में पढ़ते थे, याद करो गॉसियन सरफेस हम लोग बनाते थे, ऐसे हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते थे और उस गॉसियन सरफेस पर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिया करते थे, इधर भी लिया करते थे। तो याद करो हम लोग देखो कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया करते थे, इस एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ई मान लूँ तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मानते थे। और इस एरिया से जो पास होने वाली फ्लक्स थी, इस एरिया से तो कोई फ्लक्स पास ही नहीं करती थी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हुआ करता था। इसको डी एस ले लो, यहाँ परपेंडिकुलर है, और इसको अगर हम लोग डी ए ले लें तो डी ए और ई के बीच के एंगल 0 डिग्री है, बिल्कुल यहाँ डी ए और ई के बीच के एंगल 0 डिग्री है। तो आपको याद होगा कि फ्लक्स की जो वैल्यू थी ई डॉट डी ए होती थी, ई डॉट डी ए होती थी और यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई भी करते थे, 2 से मल्टीप्लाई भी करते थे। तो यहाँ देखोगे 2 बाहर करोगे, ये ई डी ए कॉस 0 डिग्री। 2 हमने इसलिए ले रखा है क्योंकि इधर भी फ्लक्स पॉजिटिव है तो इधर भी फ्लक्स पॉजिटिव है और दोनों डायरेक्शन में जब पॉजिटिव है तो इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स क्या होगी, तो दोनों जुड़ जाएगी। ये 0 डिग्री आप कंसिडर करोगे। याद करो आप ये 2 रहने दो, ई भी रहने दो और ये डी ए रहने दो, तो डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, तो 2 ई ए, डी ए का वैल्यू डी ए ही रहने दो, डी ए का वैल्यू जो है ए हो जाएगा। अगर मैं क्यू इन की बात करूँ तो देखो तुम यहाँ रखोगे ये 2 ई और क्यू इन की बात की जाए तो इस सरफेस पर जो चार्ज होगी उसका वैल्यू तो सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से तुम देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बाबू मेरे, तो ये सिग्मा और ये 2 नीचे चला जाता है 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो कि गॉस थ्योरम में हम लोग इसको प्रूफ किए थे
किसी भी पतले चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बाबू मेरे, तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा जो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। आप इसको नोट कर लोगे, प्रयास करके याद ही कर लो ना एक बार, पतले प्लेट के लिए सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, मोटे प्लेट के लिए सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। चलो फिर से देखो, अगर चार्ज डेंसिटी फॉर इनफाइनाइट प्लेट शीट वही बात है, अगर ये प्लेन शीट काफ़ी बड़ा हो तो क्या होगा, नॉन कंडक्टर हो तो भी या कंडक्टर हो तो भी, सबके लिए कंडीशन वही है, सबके लिए कंडीशन वही है कि तुम अगर किसी पॉइंट पर लोगे तो गॉसियन सरफेस यूज करोगे। और मैं सीधे लिख देता हूँ कि सिग्मा बराबर, अगर चार्ज डेंसिटी इस पर सिग्मा हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर हो जाएगी बाबू, ये मेरे सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट आउटवर्ड हो जाएगी। या इधर भी लोगे तो बिल्कुल वही बात हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट आउटवर्ड हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इसको जो नोट कर लोगे, आगे बढ़ाओगे। सोचो कर कि ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, अगर ये प्लेट कंडक्टिंग हो जाए जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो क्या करोगे। तो बाबू मेरे कंडक्टिंग प्लेट की जो सिचुएशन होती है, देखो ये मान लो कि एक चार्ज प्लेट है जिस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो आपको तो पता है कि कंडक्टिंग प्लेट की अगर बात आती है तो इसके कैविटी में नेट चार्ज 0 होता है। जो भी चार्ज होता है या जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिल्कुल इसके अंदर ही, यानी इसके सरफेस पर ही होती है। इसके कैविटी में कोई जो है, इसके कैविटी में कोई चार्ज और कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इसके कैविटी में कोई चार्ज नहीं होती, जो भी चार्ज होती है इसके आउटर सरफेस पर ही होती है। किसी भी कंडक्टिंग प्लेट की अगर मैं बात करूं, सोचो बाबू मेरे, मान लो कि मैं एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूं, ये मैं एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आउटवर्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कितनी बाबू मेरे, आउटवर्ड हो जाएगी। और यदि इस एरिया को डी ए मान लें तो ये डी ए भी आउटवर्ड हो जाएगा। बट जब इस सरफेस पर बात किया जाएगा तो इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो उधर तो कोई फ्लक्स होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है कंडक्टिंग प्लेट के इन साइड में। तो चलो अगर मैं इसे फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और यदि टोटल फ्लक्स की बात करूं मैं, ये डी फाई था, ये टोटल फ्लक्स की बात करूं तो ये तुम फाई रहने दोगे, ये ई रहने दोगे और ये डी ए रहेगी और कॉस 0 तो 1 होती है। तुम फिर ढूंढोगे, यहाँ पे देखो फाई की वैल्यू होती है क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ई को ही रहने दो, डी ए को ये रहने दो। और क्यू इन की मैं बात करूँ तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है बाबू मेरे, सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू ए बाई इप्सिलॉन नॉट। और ये ई का ई ही रहने दोगे, ए को ए रहने दोगे, ये ए से कट जाएगा तो ई बोले तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो किसी कंडक्टिंग प्लेट की अगर बात की जाए तो उसके कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो उसकी एक साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू मेरे। आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो ई की वैल्यू आप याद रखोगे सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, या मोटे प्लेट कह लो, मोटे प्लेट के लिए सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। और पतले प्लेट अगर कंडक्टिंग प्लेट है या इंसुलेटिंग प्लेट है, पतले प्लेट के लिए जो है सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, मोटे प्लेट के लिए सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। मोटा मोटी तौर पे ऐसे याद रखोगे। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल वही बात है, यहाँ देखो कि ये एक मोटा प्लेट है तो इसके कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इसके कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। यहाँ कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। मैं यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो ये ई हो जाएगी, और तुम यहाँ ये जो एरिया लोगे अगर डी ए ले लो तो ई और डी ए के बीच के एंगल बिल्कुल यहाँ वैसे ही लोगे तुम, यहाँ ई लोगे और फिर यहाँ एरिया को अगर एक छोटी सी एरिया डी ए ले लो तो किसी एक से पास यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है अगर मैं इसको सिग्मा कंसिडर कर लूँ तो इस तरीके से यहाँ से जो फ्लक्स होगी कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, डी फाई का वैल्यू ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे टोटल फ्लक्स इससे जो पास करेगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ई डी ए हो जाएगी। और यहाँ देखो ये फ्लक्स की वैल्यू फाई ही रहने दो, और ई को ई ही रहने दो, ए को ए ही रहने दो। और फ्लक्स बोलूँ तो मैं क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट, और ये ई इंटू ए रहने दो, क्यू इन की वैल्यू सिग्मा इंटू ए बाई इप्सिलॉन नॉट, और ये ई इंटू ए रहने दो, ए से कैंसिल हो जाएगा।
तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, यानी ई की जो वैल्यू होगी सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी कंडक्टिंग और मोटे प्लेट का कि फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, किसी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट के लिए बात की जाए और इस पे चार्ज डेंसिटी को अगर सिग्मा हम लोग ले लें बाबू मेरे, तो इसके कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी आप याद रखोगे सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, चाहे तो इस साइड में लो या उस साइड में लो, किसी भी साइड में सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट ही होगी। शर्त है कि अगर प्लेट कंडक्टिंग प्लेट हो। उसी चीज़ को यहाँ पर भी दिखाया गया ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट सीट। देखो इसको जूम करके दिखा गया है कि मान लो कि इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर तुम ले लेते हो, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें तो ये सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट लिखोगे, और या तुम इधर भी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो ये सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट ही होगा। तुम याद रखोगे इसको। इसी को थोड़ा सा जो जूम करके रख दिया गया इस सेक्शन को यहाँ पे, बाकी कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो, कह रहा कि इनफाइनाइटली कंडक्टिंग वर्सेस नॉन कंडक्टिंग प्लेट सीट। मान लो कि ये कंडक्टिंग प्लेट सीट है और नॉन कंडक्टिंग प्लेट सीट है, तो जब ये यानी ये तुम्हारी चार्ज कंडक्टिंग सीट है, तो जब पतली सीट लोगे तो तुम यहाँ सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये तुम्हारी जो है नॉन कंडक्टिंग सीट हो या बहुत मोटी सीट हो जाए, तो इस कंडीशन में इसके अंदर अगर ये कंडक्टिंग सीट है, मान लो ये नॉन कंडक्टिंग है, तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन। अगर ये कंडक्टिंग हो जाए तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो तुम बाहर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो बिल्कुल आप याद रखोगे सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग सीट के अंदर कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसलिए केवल एक साइड का मतलब उधर ही का काम करेगा, इधर का नहीं करेगा। और ये पतले सीट के लिए जो दोनों साइड का सरफेस लिया जाता है, तो इस तरीके से सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट आप अभी प्रूफ कर चुके हो नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए, और कंडक्टिंग सीट के लिए आप इसको जो है याद रखोगे। अब चलो कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चूंकि तुम जान चुके हो कि पतले प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो हम लोग देखेंगे। मान लो कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके ईच प्लेट की एरिया कितनी है बाबू, ए है, आप ढूंढोगे। यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू दिया गया, यहाँ माइनस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस को यहाँ डी रखा गया, तुम ध्यान दोगे दोनों के बीच की डिस्टेंस को डी रखा गया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को डी रखा गया है, ध्यान दोगे। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, अभी तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव के कारण और नेगेटिव के कारण भी सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, यानी ये सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, तो ये सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। आप देखो एक बार पॉजिटिव के लिए निकालोगे, एक बार नेगेटिव के लिए निकालोगे, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अब सोचो, ध्यान दोगे तुम कि अगर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट है, तो इसके बीच में जो है ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तभी तो आप डिफरेंट निकालोगे। यानी ये फाइनल बोले तो माइनस नेगेटिव, फाइनल बोले तो ये माइनस वाली, यानी फाइनल बोले तो नेगेटिव पोटेंशियल, और फिर ये माइनस, और इनिशियल बोले तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल को तुम दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी बाबू मेरे, दोनों के बीच की डिफरेंस होगी, वही इसके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी, यही इसके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी। अगर मैं इसके बीच की पोटेंशियल को भी मान लूँ और इसके और यहाँ से बीच की पोटेंशियल को मैं भी मान लूँ, तो भी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो प्लस भी ई और माइनस भी मैग्नीट्यूड में, यानी मोड में बोले तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप उसके मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हो। ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज के बीच की डिफरेंस कितनी बाबू मेरे, तो प्लस भी माइनस भी आप लिख सकते हो, या भी ले लो। सोचो, तो अगर मैं बोलूँ कि इसके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। अगर बात इसकी कैपेसिटी बिल्कुल उसी फिगर को यहाँ रखा गया है, उसकी कैपेसिटी की किया जाए तो आपको पता है कैपेसिटी इक्वल टू कितनी होती है। सॉरी, आप एक ये फार्मूला भी जानते हो,
आप ये जानते हो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हो कि E इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर होता है या डी एक्स होता है। तो डी वी की वैल्यू आप कितना लिख सकते हो, माइनस ई डॉट डी आर लिख सकते हो। अगर इस डी वी की मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो इसको मैंने भी ले लिया है, और ई की मैग्नीट्यूड की बात की जाती है सिग्मा बाई जो है इप्सिलॉन नॉट लिया गया है, और डी आर बोले तो दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने डी ले रखा है। तो अगर मैग्नीट्यूड देखें, इसके मॉड को देखें तो भी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी बाई इप्सिलॉन नॉट आ रही है। दोनों प्लेट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को हमने जो है सिग्मा डी बाई इप्सिलॉन नॉट ले रखा है। सोचो कह रहा कि इफ सी बी द कैपेसिटी ऑफ अरेंजमेंट, अगर इस अरेंजमेंट की कैपेसिटी को C मान लिया जाए या कैपेसिटेंस को C मान लिया जाए तो आपको पता है C इक्वल टू कितनी होती है बाबू मेरे, Q बाई भी होती है। और Q बोले तो पॉजिटिव पर सिग्मा 4 डेंसिटी लोगे तो ये सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, और भी तो ऑलरेडी आपने यहाँ ले रखा है कि सिग्मा इंटू ए बाई डी, सिग्मा इंटू डी बाई इप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा इंटू डी बाई इप्सिलॉन नॉट। आप देखो ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल कर दोगे तो आपको कैपेसिटी की एक फार्मूला दिख रही होगी, C इक्वल टू कितना, आप इप्सिलॉन नॉट ऊपर भेज दोगे तो ये इप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, और यही किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये इप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी होती है बाबू मेरे, इप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है इप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। आप बिल्कुल याद रखोगे। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर मैं K मान लूँ बाबू मेरे, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K मान लूँ तो फिर इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो इसकी कैपेसिटी को हम लोग C डैश लिख सकते हैं, और C डैश जहाँ इप्सिलॉन नॉट है वहाँ K से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इतनी हो जाएगी। तो आप याद रखोगे किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर एयर या वैक्यूम है तो कैपेसिटी इप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी, और यदि उसके बीच में कोई मीडियम भर दिया जाता है तो इप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए बाई डी होगी। बिल्कुल आप इन बातों को याद रखोगे, इसमें कहीं कोई जो है बहुत टफ चीज़ें नहीं है, काफ़ी आसान है। इप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी एयर या वैक्यूम वाले कैपेसिटर के लिए, और इप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए बाई डी जो है आप याद रखोगे जब भी इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देंगे तो इप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए बाई डी हो जाएगी। तो काफ़ी आसान है, आप देखोगे इसमें बहुत बेहतरीन टॉपिक से। चलो तो जब आपने फार्मूला को सीख लिया है तो आप बताओगे यहाँ पे कर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो याद रखोगे C इक्वल टू कितना, A इंटू इप्सिलॉन नॉट बाई डी, जहाँ A एरिया है प्लेट की, ईच प्लेट की, इप्सिलॉन नॉट जो है एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी है, और D जो है दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है। ये करा कि रेक्टेंगुलर प्लेट, देखो बाबू आप यहाँ ध्यान दोगे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट कैपेसिटर है, और मान लो इसकी लेंथ को हम लोग L मान लेते हैं और इसकी ब्रेथ को B मान लेते हैं। दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, उसको हम लोग पहले से भी D कंसीडर कर रखे हैं। तो आप बताओ इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। इसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो कितनी होनी चाहिए बाबू मेरे, इसकी कैपेसिटी को हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल टू कितना, इप्सिलॉन नॉट इंटू ए बोले तो लेंथ इंटू ब्रेथ बाई डिस्टेंस टू D ही है, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी इतनी हो जाएगी। फिर आप ढूंढो नेक्स्ट, देखो आपको दिया गया कि एक सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर है, बिल्कुल ये पैरेलल प्लेट ही है, लेकिन इस जो आपको दिख रहा है कि यहाँ जो प्लेट है वो सर्किल के डिजाइन में है, यानी कि डिस्क के रूप में है। अगर इस डिस्क की रेडियस को R मान लिया जाए तो आप बताओगे कि सर्कुलर डिस्क डेट मीन्स जो है डिस्क की शेप जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप यहाँ पर भी D कंसिडर कर लो, D मान लो, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, बिल्कुल वैसे ही इप्सिलॉन नॉट इंटू ए बोले तो ईच प्लेट की एरिया पाई R स्क्वायर हो जाएगी, और बीच की डिस्टेंस D हो जाएगी। आप कमेंट करके आंसर बताओ कि क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी समझ में आ रही है। इप्सिलॉन नॉट इंटू ए बोले तो एरिया बाई डी,
इससे इजी भी कुछ होगा क्या बताओ? इप्सिलॉन इट इंटू एरिया बाई डी। अब एरिया सिचुएशन देख देख के भर दोगे तुम, एरिया सिचुएशन देख के तुम भर दोगे, बहुत आसान टॉपिक से। अब आ जाओ, देखो एक बहुत शानदार क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ एरिया, देख लो कितना प्लेट की एरिया कितनी है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा कि एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 mm, दोनों प्लेट एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बाबू मेरे? 2 mm की दूरी पर है। कह रहा कि इन एयर द मीडियम जो है, यानी कह रहा कि दोनों प्लेट के बीच का मीडियम एयर है, तो तुमको उस पूरे कंडेंसर की कैपेसिटी बताना है। तुम्हारे पास ऑप्शन भी दिया है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। सभी बच्चे कमेंट करके आंसर बताएं कि क्या सिचुएशन है, इसमें से क्या तुमसे बनेगा। मैं थोड़ा सा आपके काम को इजी कर देता हूँ। ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है बाबू मेरे, तो आप तो पहले इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे, 10 के पावर -2 स्क्वायर है, तो ये 10 के पावर -4 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप ये देखो, ये 4 × 2 0 इसमें से मैनेज कर दोगे तो 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस तुम यहाँ देखोगे 2 mm दिया है, तो 2 mm बोले तो मिलीमीटर, और मिलीमीटर बोले तो 10 के पावर -3 मीटर। और इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको याद भी है 8.854, बट मैं इतना ही रहने देता हूँ, 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल आप इसको रख के सॉल्व करोगे। ए मालूम है, डी मालूम है, इप्सिलॉन नॉट मालूम है, और आपको सी का फार्मूला तो मालूम ही है। सी इक्वल टू कितना? इप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। और आप इसको रख के सॉल्व करोगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बस रख के आपको कैलकुलेट कर देना है। और मुझे विश्वास है कि ऑप्शन नंबर ए जो है बेस्ट है, आप कैलकुलेट कर लोगे, रख के कैलकुलेट कर लोगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ क्वेश्चन का। फिर देखो यहाँ पे कुछ बेहतरीन शर्त है। कह रहा कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट को याद रखोगे कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी किन किन बातों पर निर्भर नहीं करती है। तो सबसे पहले तुम एक फार्मूला लिख लो, इफ सी इक्वल टू कितना बाबू मेरे? इप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए बाई डी। मान लो अगर कोई ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ईच प्लेट की एरिया है ए, दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं डी मान लूँ, और इसके बीच में जो मीडियम है उसको मैं के मान लूँ, तो आप बताओगे कि इसकी कैपेसिटी कितना? तो इप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए बाई डी। अब देखो ये क्या क्या कर रहा है, फार्मूला आप याद रखोगे तो मैक्सिमम बातें समझ जाओगे। कह रहे कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, कह रहे यहाँ ढूंढो कि कह रहे कि डज नॉट डिपेंड, क्या ये बात सही है बताओ? क्या दोनों प्लेट की कैपेसिटी दूरी पर निर्भर नहीं करती है? बोलो यस और नो। तुमको दिख रहा है कि यहाँ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो सी का मान है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि दोनों प्लेट के बीच की दूरी बढ़ेगी तो कैपेसिटी घट जाएगा, और ये कहता है कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, कह रहा है एरिया ऑफ प्लेट्स, बताओ तुम क्या ये कैपेसिटी एरिया पर डिपेंड करती है? बिल्कुल तुम देखोगे यहाँ सी जो है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लेट के एरिया बड़ा होगा तो कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। और ये कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड, यानी इसकी ये भी बातें गलत है। फिर कह रहा है क्या? मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, तुम बताओ ये के जो है मीडियम बदलने से बदलेगा कि नहीं? मीडियम बदलेंगे तो के का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है। यानी यहाँ तुम देख रहे हो कि सी जो है ये के पर भी डिपेंड करती है, यानी मीडियम पर भी डिपेंड करती है। और ये कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड, दैट मींस सी भी गलत है, यानी वह डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है, और मीडियम के नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है कि तुमको ऑप्शन दिख रहा होगा कि किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो मेटल ऑफ द प्लेट, यानी प्लेट जो है किस मेटल का बना हुआ है, ये आयरन का है कि गोल्ड का है कि सिल्वर का है कि कॉपर का है, इस पर जो है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती है। आप याद रखोगे कैपेसिटी जो है जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो।
काफ़ी आसान क्वेश्चन होने जा रहा है। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी डिपेंड करती है मेटल के नेचर, उसके बीच के मीडियम के नेचर पर, एरिया पर और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। वह नहीं डिपेंड करने वाली बातों पर देखो तो यहाँ से सीखोगे कुछ चीज़ें, ये कंपेयर करना सीख लो। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, देखो किसी भी प्लेट की कैपेसिटी मतलब किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तुम इन बातों को याद रख लोगे, अगर तुम इन बातों को याद रखते हो तो तुम्हारा जो है मैक्सिमम क्वेश्चन इतना ही लाइन से बन जाएगा। कैपेसिटी डिपेंड करती है शेप पर, ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर पे, और मीडियम बिटवीन द बोथ प्लेट्स पर जो है डिपेंड करेगी। शेप का मीनिंग समझ रहे हो कि कैपेसिटर जो है यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल है कि ये सिलिंड्रिकल है, पैरेलल है कि सिलिंड्रिकल है कि ये स्फेरिकल है। ये जो डिजाइन होती है इस पर कैपेसिटी डिपेंड करती है। डिजाइन बदल जाएगा, कैपेसिटी बदल जाएगी, यानी शेप पर डिपेंड करती है। तुम याद रखोगे। कह रहा कि ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, ज्योमेट्री बोले तो आप साइज से ले सकते हो कि जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके रिस्पेक्ट में मैं कोई इससे बड़ा प्लेट का कैपेसिटर बना दूं, मैं इससे बड़ा प्लेट का कैपेसिटर बना दूं, तो फिर इसकी कैपेसिटी जो है इसकी कैपेसिटी डिफर कर जाएगी, यानी इसकी कैपेसिटी डिफर कर जाएगी, यानी साइज पर भी डिपेंड करेगा। और फिर तुम जानते हो इसके बीच के मीडियम पे, अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में हम लोग वाटर भर दें, अगर इसी बिल्कुल सेम कैपेसिटर हो, इसके बीच में हम लोग जो है पेट्रोल या डीजल भर दें, तो इस कंडीशन में कैपेसिटी डिफर कर जाएगी। इसमें फ्री स्पेस रख दें तो डिफर कर जाएगी। तो मीडियम के नेचर पर डिपेंड करेगा, इसके शेप पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री बोले तो साइज पर भी डिपेंड करेगा। ये तीन बातें आप याद रखोगे। फिर से देखो, यानी Q बराबर होता है कितना, देखो C इंटू भी, तो तुम देखो यहाँ C बराबर क्या लिखते हो, Q बाई भी, यानी जो किसी बॉडी की जो कैपेसिटी है उस बॉडी पर चार्ज और उसके पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो से डिफाइन होती है। तुम यूँ समझोगे बाबू मेरे कि Q और V का रेशियो कांस्टेंट होता है। अगर मैं V का वैल्यू डबल कर दूं, अगर मैं पोटेंशियल बढ़ा के डबल कर दूं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो जो चार्ज होती है उस वस्तु पर वह भी डबल हो जाती है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और C की वैल्यू बोलें तो ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के बाबू 3 टाइम्स कर दूं, तो उस पर जो चार्ज होती है वो प्रैक्टिकली देखा जाता है कि 3 टाइम्स हो जाती है अगर कैपेसिटर सेम रहे तो। और इस तरीके से इस पर जो यानी इसकी जो रेशियो होती है कांस्टेंट होती है। तो आप देखोगे कि किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है वह चार्ज और पोटेंशियल के बढ़ाने या घटाने से कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैपेसिटी कभी भी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है, आप याद रखोगे। इन दोनों के रेशियो से डिफाइंड होती है, बट इसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। आप देखो कि जब हम लोग चार्ज बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है, और पोटेंशियल बढ़ने का मतलब फिर भी इसका रेशियो कैपेसिटी कांस्टेंट रह रही है। तो कैपेसिटी नहीं डिपेंड करती है किन किन चीज़ों पर, आप ध्यान दोगे। कैपेसिटी नहीं डिपेंड करती है किन किन चीज़ों पर, तो कह रहा है कि चार्ज Q ऑन कंडक्टर, यानी किसी भी बॉडी की कैपेसिटी जो होती है उस पर चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। उस पर चार्ज तुम 0 भी रखोगे ना तभी भी उसकी कैपेसिटी जो होगी वही रहेगी। चार्ज तुम बढ़ा भी दोगे तभी भी कैपेसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कह रहे कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस पर भी, यानी चार्ज दो या ना दो, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में रहे या ना रहे, कैपेसिटी को कोई लेना देना उससे नहीं है। और फिर कह रहा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडेंसर, अगर मान लो चार्ज भी 0 हो जाए, पोटेंशियल भी 0 हो जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, फिर भी कैपेसिटी 0 नहीं होगा। तो नहीं तो एनर्जी पर डिपेंड करती है, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करती है, और नहीं तो चार्ज पर डिपेंड करती है। वह किस पर डिपेंड करती है, तो उसके शेप साइज पर डिपेंड करती है, और दोनों प्लेट के बीच के मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। तो इन बातों को आप बहुत ध्यान से रखोगे, ये बहुत सारे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वैसे बच्चे जो स्पेशली नीट वाले बच्चे हैं, नीट वाले बच्चों के लिए ये सब छोटी छोटी बातें जो है क्वेश्चन पूछी जाती हैं। जेई में तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा तगड़ा होता है, इतनी छोटी बातों को नहीं रखा जाता है, लेकिन नीट में इन छोटी सी बातों को जो है रख करके कॉन्सेप्ट बना दिया जाएगा और आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा। और किसी भी बोर्ड के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा ये, आप इसको ज़रूर याद रखोगे। फिर से देखो यहाँ पे
कह रहा कि जनरल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कैपेसिटेंस, किसी भी बॉडी की आपको कैपेसिटी निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहले उसके दोनों प्लेट को चार्ज दोगे, को प्लस क्यू को माइनस क्यू चार्ज दोगे। उसके बाद क्या करोगे कि दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करोगे। फिर क्या करोगे कि दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा तुम्हारे पास एक फार्मूला होती है Q/V, C=Q/V, इसी से तुम निकाल दोगे। मैंने इसी बात को भाषा में लिख रखा है, देखो कि गिवन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज, यानी अगर आपको जो है किसी प्लेट की यानी किसी कंडेंसर की कैपेसिटी निकालना हो तो सबसे पहले आप दोनों प्लेट में बारी बारी क्या करोगे, एक को प्लस क्यू चार्ज दोगे, एक को माइनस क्यू चार्ज दोगे। उसके बाद इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, ई का वैल्यू फाइंड करोगे, फिर इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, और जैसे ही डिफरेंस निकलेगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस मिला C/Q/V से तुम कैलकुलेट कर दोगे। तो देखो मैंने उसी बात को लिख दिया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। फिर कह रहा आप देखोगे कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, नेक्स्ट स्टेप में तुम दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। और कह रहा क्या, प्लेट्स ये इस फार्मूले का यूज करोगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, हमेशा जो है ये E=-dV/dr, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है, यानी कि -dV इक्वल टू हो जाएगा E.dr। तुम पोटेंशियल डिफरेंस का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के डॉट प्रोडक्ट से जो वैल्यू दी जाती है इसके हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे। और फाइनली तुमको निकालना है कैपेसिटी कितना बाबू मेरे, C/Q/V के हेल्प से। अगर ये 4 स्टेप तुमको याद है, 4 स्टेप में तुम काम करते हो तो किसी भी बॉडी की कैपेसिटी निकाल पाओगे, किसी भी कैपेसिटर का, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर हो, या तुम्हारा सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर हो, आप आसानी से किसी का भी कैपेसिटी निकाल सकते हो। दोनों पर चार्ज रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, C/Q/V पर रख दोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ये कर स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर जो होती है, मैं बता दूं आपको, इसमें 2 कोसेंट्रिक स्फीयर लिया जाता है। अंदर वाला जो स्फीयर होता है वो सॉलिड भी हो सकता है और होलो भी हो सकता है। बाहर वाला जो स्फीयर होता है बाबू मेरे, वो हमेशा होलो ही होगा, तभी तो उसके अंदर सॉलिड रखोगे। और इन दोनों के बीच में जो फ्री स्पेस होता है, आप देखो यहाँ पे आपको एक ये अंदर वाला स्फीयर दिख रहा होगा, ये जो व्हाइट कलर का स्फीयर ये एक सॉलिड स्फीयर है, और ये अंदर वाली स्फीयर है। हालांकि मैंने इसका रेडियस R1 मान रखा है, आप R1 का वैल्यू A यूज करोगे, और जो बाहर वाला स्फीयर इसकी रेडियस को हम लोग R2 मान रखा है, R2 का वैल्यू तुम B यूज करोगे। तो R1 का वैल्यू आपको A रखना है, और R2 का वैल्यू जो है आपको B रखना है। इसमें छुप गया यार, ये A रखोगे और इसको B रखोगे। अब देखो इन दोनों के बीच में हम लोगों ने क्या किया कि अंदर वाले को किसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से, जो ये बैटरी है इसका पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ड्यू टू इंडक्शन अंदर वाली जो सतह है ये निगेटिव हो जाएगी, बाहर वाले स्फीयर का अंदर वाला सतह निगेटिव हो जाएगी, बाहर वाले स्फीयर का अंदर वाला सतह निगेटिव हो जाएगी। और जब अंदर वाला सतह निगेटिव होगी तो बाहर वाले फिर पॉजिटिव होगी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बाहर वाले को अर्थेड कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो भी चार्ज होती है ग्राउंड हो जाती है, नहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रल कर देता है। तो तुम देखो ये जो अंदर वाली स्फीयर है ये फुल्ली पॉजिटिव चार्ज हो गई है। अब आप सोचो कि आपने इस सोर्स से, आपको यही तो सिखाया गया था कि कभी भी किसी बॉडी की कैपेसिटी निकालना हो तो सबसे पहले आप एक को प्लस क्यू चार्ज दोगे। मान लो इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो गई, तो फिर आप क्या करोगे, इन दोनों प्लेट के बीच में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। मान लो बच्चों हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया यहाँ से R दूरी पर, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इन दोनों प्लेटों के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V मान लेता हूँ, और जैसे ही V निकलेगा तुम फिर जो है C/Q/V से जो इसकी कैपेसिटी निकाल दोगे। आसान है। तो चलो देखते हैं, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, आप देखो इसमें व्हाइट डॉट डॉट एक लाइन दिख रही होगी, इसको हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, और इस गॉसियन सरफेस के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगी, और अगर इसकी एरिया को DA मान लें तो DA भी आउटवर्ड ही होगा।
तो उसे अगर फ्लक्स को हम लोग डी फाई मान लें तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए लिखोगे। आप गॉस थ्योरम पढ़ चुके हो, यहाँ ई डी ए कॉस 0 डिग्री लिखोगे तो ई डी ए हो जाएगी, ये हो जाएगी डी फाई की वैल्यू। अब सोचो कि टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से अगर मैं टोटल फ्लक्स ले लूं, आप ये गॉसियन सरफेस समझोगे, गॉसियन सरफेस है ये। अगर इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स को मैं डी फाई मान लूँ तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, टोटल फाई के लिए कितना, डी फाई को इंटीग्रेट करोगे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, ये ई डॉट डी ए हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा बाबू मेरे। और टोटल फ्लक्स को अगर मैं फाई कह दूँ तो यहाँ देखोगे ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये ई डी ए हो जाएगा। और फाई वैल्यू बोले तो क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है, ये क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट होता है, आप ई को ई रहने दो। और यदि इसके रेडियस को मैंने आर मान रखा है तो आप बताओगे इसकी टोटल एरिया कितनी हो जाएगी, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। तुम चलो इस गॉसियन सरफेस के अंदर की टोटल चार्ज देखो तो प्लस क्यू है, गॉसियन सरफेस के अंदर की टोटल चार्ज को प्लस क्यू ले लें तो तुम देखोगे यहाँ क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू तुम कितना लिख रहे हो, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये पूरा नीचे चला जाएगा तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तुम समझो हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, ड्यू टू इंडक्शन इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, फिर हमने दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब बताओगे कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और यदि मैं दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस तुम कैसे निकालोगे, तुम यहाँ जानते हो कि E इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर। तो बताओगे डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर हो जाएगा। तो अब बताओ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ई डॉट डी आर करोगे। सोचो जो आउटर सरफेस है वो निगेटिव है, मीन्स बाहर वाले स्फीयर पर जो है मिनिमम पोटेंशियल होगा तो वहाँ पर तुम बी रख दोगे मिनिमम पोटेंशियल, और जो अंदर वाला स्फीयर है उस पर मैक्सिमम पोटेंशियल होगा तो उसकी रेडियस को हमने ए कंसीडर कर रखा है। तो इंटीग्रल डी बी का वैल्यू भी ले लोगे, ये माइनस करोगे और इसका वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाला था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना बाबू मेरे आर स्क्वायर डी आर, और ये बी से लेकर के ए तक इंटीग्रेट कर दोगे। चलो इसमें से देखो तुम Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बाहर कर दो, ये देखो सॉरी यहाँ पर तुम इंटीग्रेशन की जो सिंबल है तुम यहाँ देखोगे बाबू मेरे, ये B से लेकर के A तक रखोगे और 1/r स्क्वायर डी आर। बताओ 1/r स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होती है बाबू मेरे, तो यहाँ देखो V की वैल्यू हो जाएगी -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, डेट मीन्स आप Q रख सकते हो इसको Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और 1/r स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है बाबू -1/r, और ये B से लेके A तक रखोगे, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये माइनस मैंने बाहर कर दिया। अब अपर लिमिट तुम रखोगे, अपर लिमिट बोले तो 1/a और लोअर लिमिट बोले तो 1/b। आप इसको देखो Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ही रहने दो और इसका एलसीएम ले लो तो ये B-a/b हो जाएगा। इस तरीके से तुम देख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो गई, याद रखोगे। देखो हमने एक चार्ज को प्लस क्यू दिया, दूसरे को माइनस क्यू दिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और फिर उसके हेल्प से हमने पोटेंशियल निकाल दिया है। तो आप देखोगे कि दोनों प्लेट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो गई, Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट B-a/ab। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और याद भी रखोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बताओ, अब इसकी कैपेसिटी मैंने इसके रेडियस को a मान रखा है और इसके रेडियस r2 बोले तो इसको b मान रखा है। तो तुमने निकाल लिया कि इन दोनों प्लेट के बीच की पोटेंशियल कितनी है बाबू मेरे, v का वैल्यू आपने निकाल लिया Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये B-a/ab पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाल रखा है। तो अब आप बताओगे कैपेसिटी कितनी, C इक्वल टू कितना बाबू मेरे Q/v, Q को Q ही रहने दो और V का वैल्यू यहाँ से पुट करो,
क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए बाई ए बी। आप देखो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीज़ें उलट के ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू मेरे, ढूंढो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटा कितना बाबू, बी माइनस ए बी बटा बी माइनस ए। और यही आपके स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हो जाएगी। अगर मैं ए के जगह पर R1 रख दूं और बी के जगह पे R2 रख दूं तो ये भी फार्मूला आप लिख सकते हो, यह भी फार्मूला तुम लिख सकते हो। सी इक्वल टू कितना बाबू मेरे, तो सी का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 बाई R2 माइनस R1, जहाँ R2 जो है एक्सटर्नल रेडियस है और R1 जो है इंटरनल रेडियस है। तो काफ़ी शानदार है। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई मीडियम भर दिया जाए बाबू मेरे, अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई मीडियम भर दें, मान लो कि इसके बीच में हम लोग कोई मीडियम भर दें जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो कि के हो जाए, कोई मीडियम भर दो जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज करो कि के हो जाए, तो फिर इसकी कैपेसिटी सी डैश हो जाएगी और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये तुम R1 इंटू R2 बाई R2 माइनस R1 लिखोगे। तो इस तरीके से सिलिंड्रिकल प्लेट स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी याद रहेगी। आप देखो किसी भी कैपेसिटर के लिए बात याद रखोगे, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम। ज्योमेट्री बोले तो इसके साइज पर डिपेंड करेगी, ऑलरेडी ये तो स्फेरिकल है तो शेप की बात ही नहीं करेंगे, डिजाइन तो स्फेरिकल है ही। अब रहा बात की साइज R1 R2 बदलेगा तो कैपेसिटी बदल जाएगी, और बीच के मीडियम बदलेगा तो कैपेसिटी बदल जाएगी, और शेप की बात करें तो ऑलरेडी ये स्फेरिकल है ही। इसलिए दो ही चीज़ें आप मान लो, ज्योमेट्री बोले तो साइज, ज्योमेट्री बोले तो साइज, और मीडियम बोले तो इसके बीच में कौन सी मीडियम आप भरते हो इसी पर डिपेंड करेगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, तुम फार्मूले याद रखोगे। अब आ जाओ, ये देखो सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर यानी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की बात की जाए तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आप देखो यहाँ पे ये 47 माइक्रो फराड जो है इसकी कैपेसिटी दिख रही है और 400 वोल्ट दिख रहा है तुमको। ये देखो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में बाबू 2 सिलेंडर होता है, देखो ये सिलेंडर तुमको दिख रहा होगा और इसके रेडियस को हम लोग ए मान लेते हैं। और फिर तुम देखोगे एक ये भी सिलेंडर दिख रहा होगा आपको, ये भी मोटा सिलेंडर दिख रहा होगा, ये एक ही सिलेंडर है, इसके थिकनेस को हम लोगों ने थोड़ी सी जो है कंसिडर कर रखी है। तो एक ये भी सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, और इसके रेडियस को हमने बी मान रखा है, आप याद रखोगे। आउटर रेडियस को हमेशा बी मानोगे या R2 मानोगे, अंदर वाले रेडियस को ए मानोगे। इसके लेंथ को तुम एल कंसिडर कर लो। फिर अंदर वाले को हम लोगों ने किसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, मान लोगे बाबू मेरे, किसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है और बाहर वाले को अर्थेड करने वाले हैं। इस तरीके से अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर वाला का जो अंदर इंटरनल सरफेस होगा निगेटिव होगा, एक्सटर्नल जो है ड्यू टू अर्थेड न्यूट्रल हो जाएगा। आओ इसको हम लोग एक इजी जो है डिजाइन में देखते हैं। मान लो बाबू मेरे ईच कैपेसिटर की लेंथ आपको दिख रही है कि एल हमने मान लिया है, अंदर वाले की रेडियस को हमने ए मान लिया, बाहर वाले की रेडियस को बी मान लिया है। अब आप इसको समझोगे बढ़िया से, आप इसको ध्यान से समझोगे कि फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं कि अंदर वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। अंदर वाले प्लेट जो है इसको किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो या किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो, और बाहर वाले को अर्थेड कर दो। देखो यहाँ पे, तो जैसे ही आप ऐसा करोगे, जैसे ही आप इसको ऐसे करोगे, जैसे ही आप इसको ऐसे करोगे ये पूरी पॉजिटिव हो जाएगी, ये पूरी पॉजिटिव हो जाएगी, और ड्यू टू इंडक्शन जो है, ड्यू टू इंडक्शन इसका अंदर वाला सतह निगेटिव हो जाएगी। अंदर वाला सतह जो होगा ड्यू टू इंडक्शन ये निगेटिव हो जाएगी। देखो तो इन फिर से तुम देखो कि हमने मान लो इसको क्यू चार्ज दे रखा है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, इसकी लेंथ एल है, तो इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी तुम एल बराबर लिख सकते हो क्यू बाई एल, लेमडा बराबर लिख सकते हो क्यू बाई एल।
और फिर तुम देखोगे कि इस पे इंडक्शन के कारण माइनस क्यू चार्ज हो गई है, एक को प्लस क्यू दिया, एक को माइनस क्यू दिया। तो फिर तुम क्या करोगे, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। याद करो प्रोसेस कि हम लोग पहले प्लस क्यू माइनस क्यू देंगे, बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकालोगे इसमें। फिर इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे और C बराबर क्यू बाई भी से तुम आराम से जो है कैपेसिटी निकालोगे। तो देखो पहले हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो तुम याद करो गॉसियन सरफेस, अगर मान लो कि ये जो प्लेट है, मैंने इसको थोड़ा सा ये अंदर वाला है जिसकी रेडियस को हम लोग A कंसिडर कर रखा है, और ये थोड़ा सा बड़ा बना दो। ये मान लो एक गॉसियन सरफेस है और ये तुम्हारी जो है सेकेंड वाली प्लेट है जिसकी रेडियस हमने जो है B मान रखा है। चलो तो इस गॉसियन सरफेस पर अगर इस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा है तो इसके कारण तुम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो कितना होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं E मान लूँ, ध्यान दोगे बाबू मेरे, अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को E मान लूँ तो E की वैल्यू कितनी होती है आप याद करोगे। याद करो किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए गॉसियन सरफेस हम लोग निकालते थे, ऐसे याद करो ये चार्ज डेंसिटी लेमडा होती थी, तुम ऐसे गॉसियन सरफेस लेते थे याद करो। तो इसके कारण जो अगर इस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा होती थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाले थे, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप बाई अगर इस डिस्टेंस को मैं R मान लूँ तो R, तो इस पॉइंट से यानी कि इस चार्ज रॉड से या चार्ज इंटरनल सिलेंडर से इस यहाँ R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बाबू मेरे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप याद रखोगे कितना बाबू मेरे, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बोले तो R। अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो आप एप्लीकेशन ऑफ गॉस देखोगे, उसमें लॉन्ग स्ट्रेट रॉड के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला गया है, आप उसको जो यूज करोगे आराम से आप पुट करोगे। फिर देखो मान लो इसके बीच में एक छोटी सी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं dV मान लूँ, तो तुम ये जानते हो कि E बराबर होता है माइनस dV बाई डी आर। तो dV का वैल्यू कितना लिखोगे, माइनस E डॉट डी आर लिखोगे। अब बताओ तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को आप इंटीग्रेट कर दोगे, माइनस बाहर कर दो, E डॉट डी आर ले लो। और बताओ इस आउटर वाले सरफेस की बात करें, मैं B पर पोटेंशियल नेगेटिव में होगी मिनिमम होगी और A पर पोटेंशियल पॉजिटिव में होगी, तो यहाँ मिनिमम पोटेंशियल B पर होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल A पर होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तुम V बराबर फिर कितना लिख सकते हो, देखो माइनस को बाहर कर दो, E का वैल्यू तुम पुट करोगे लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और फिर ये तुम dr रहने दोगे और ये B से लेकर के A तक पुट करोगे। देखो बाबू इसमें कितना कांस्टेंट है, तो यहाँ देखोगे तुम, मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, जगह खाली हो जाए। देखो ध्यान देना बाबू मेरे, यहाँ देखो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगी, यहाँ बचेगी कितना बाबू मेरे 1 बाई आर डी आर, और विथ निगेटिव साइन, नेगेटिव को तुम ऐसे ही रहो। 1 बाई आर की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या, बोलो 1 बाई आर का इंटीग्रेशन आपको पता है, 2 पाई एप्सिलॉन 1 बाई आर की इंटीग्रेशन मैं करूं तो ये होता है लॉग आर हो जाएगा बेस ई, आप याद रखोगे, ये बी से लेके ए तक भी याद रखोगे। ये लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाबू मेरे, और इस माइनस को तुम देखो, पहले माइनस को मैं रखता हूँ, ये लॉग तुम लिख दोगे, अपर लिमिट बोले तो a और लोअर लिमिट बोले तो b, और जब इस माइनस को मल्टीप्लाई करो तो b वाला प्लस हो जाएगा, a वाला माइनस हो जाएगा। तो ये लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे और आप इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग हो जाएगा b माइनस लॉग a। तो जब लॉग माइनस में हो तो उसको हम लोग बट्टे में लिख देते हैं, और आप इतना इसको इतना लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप देखो पोटेंशियल कितना हो गया बाबू मेरे, दोनों प्लेट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आ गई, तो दोनों प्लेट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आ गई लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग B बाई A। आप इसको ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर से मैंने वही किया, एक को पॉजिटिव दिया, दूसरे को नेगेटिव दिया, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला।
बिल्कुल देखो स्टेप बाय स्टेप हर जगह वही बातें हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस याद करो, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए। तो आ जाओ कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा बताओ, वही बात Q बाई V, और Q की वैल्यू बोले तो लेमडा इंटू एल, और V का वैल्यू बोले तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए, आप याद रखोगे। और देखो ये लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा और ये उलट जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल बाई देखोगे लॉग कितना बाबू मेरे बी बाई ए, और ये याद रखोगे ये होती है सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी। और यदि दोनों प्लेटों के बीच में कोई मीडियम भर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी को सी डैश रखोगे, और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के रख दोगे, ये एल रखोगे, ये लॉग बी बाई ए रखोगे। देख लो इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल भी रहता है बाबू मेरे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल बाई लॉग बी बाई ए। इसकी भी कैपेसिटी बिल्कुल डिपेंड करे किस पे बताओ, तो इसके ज्योमेट्री बोले तो शेप साइज, शेप तो ऑलरेडी सिलिंड्रिकल है, साइज पर डिपेंड करेगी, R1 R2 पे यानी ए और बी पर डिपेंड करेगी, और साथ साथ दोनों के मीडियम पर डिपेंड करेगी। आप याद रखोगे फार्मूले, आप स्क्रीनशॉट ले लो कि पैरेलल प्लेट के सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। चलो अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी हो सकता है ये क्वेश्चन, तुम देखोगे इसको कंसिडर करोगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। कर कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द एनुलर रीजन ऑफ ए चार्ज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। बताओ कोई चार्ज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, मान लो बाबू मेरे ये कोई चार्ज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, ये कोई चार्ज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, तुम समझोगे तो तुमको बताना है कि इसके बीच में दोनों सिलेंडर के बीच जो होता है इसी को एनुलर रीजन बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। तो तुमने अभी तो फार्मूला निकाला था, बताओ कि इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो तुम अगर इस दोनों के बीच के मीडियम को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान लेते तो यहाँ के भी भर सकते हो, और बताओगे तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। देखो यहाँ कर कि ईज सेम थ्रू आउट, तुम बताओ कि क्या ये ईच पॉइंट पर सेम है, यहाँ जितनी होगी यहाँ इतनी होगी, यहाँ ये ईच पॉइंट पर सेम है, बिल्कुल नहीं। तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिपेंड करती है 1/r पे, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, यानी ये बात तो बिल्कुल गलत है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। नेक्स्ट देख कर क्या, इज हायर द आउटर सिलेंडर एंड देन नियर द, मतलब देन नियर द इनर सिलेंडर। कर क्या कि हायर होता है, कर कि इज हायर द आउटर सिलेंडर एंड लोअर लिखोगे एंड लोअर द इनर सिलेंडर, ऐसा कुछ नहीं है। लोअर नियर द इनर सिलेंडर यानी जो अंदर वाला सिलेंडर है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो बकलोल बना रहा है जी। देखो डिस्टेंस नियर वाले के लिए आर छोटा होगा तो यहाँ हाई होगी और यहाँ लो होगी, जबकि ये करे हायर द आउटर सिलेंडर, ये सीधा उल्टा बोल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगी। यहाँ पे हाई होगी और यहाँ पर लो होगी, जबकि ये बोल रहा है कि यहाँ हाई होगी यहाँ लो होगी, यानी इसका स्टेटमेंट गलत है। फिर नेक्स्ट देखोगे करे कि वेरीज एज 1/r वेयर r इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये बहुत सही है। देखो ये जो इसका एक्सिस है वहाँ से अगर डिस्टेंस को मैं r कंसीडर कर लूँ तो ये बिल्कुल 1/r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी डिपेंड करेगी, 1/r के प्रोपोर्शनल होगी, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटती चली जाएगी। ये करेगी वेरीज एज 1/r स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस, ये भी गलत है, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखो ये 96 IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हो सकता है कि तुम्हारा जन्म भी उस वक्त नहीं हुआ हो, समझ रहे हो ना, तो उस वक्त तुम्हारे पापा हो सकता है एग्ज़ाम दे रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, जो पापा नहीं कर पाए हों उसको तुम करके दिखाओगे, या हो सकता है कि पापा अगर कर पाए हो तो तुम उनसे अच्छा करके दिखाओगे। तो चलो बाबू मेरे
आप देख लो कितना शानदार क्वेश्चन है ये, कितना आसान क्वेश्चन है। और आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। और मुझे विश्वास है कि आपको जो है कैपेसिटर चैप्टर की जो है कहानी बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होगी। और जैसे जैसे आगे लेक्चर बढ़ेगा बहुत बेहतरीन होने जा रहा है ये चैप्टर, काफ़ी साइंटिफिक भी है, बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी, हाई जो है साइंटिफिक है। तो आपको जो बिल्कुल कंटिन्यूटी तो चाहिए इसमें। अगर किसी बच्चे का एक भी लेक्चर मिस हो जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर को समझना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल कंटिन्यूटी बरकरार रखें, किसी भी परिस्थिति में आप क्लास को अटेंड करना ना छोड़ें। आप बिल्कुल ईच क्लास को जो है डेली का डेली जो है करते चलें और बहुत शानदार हो जाएगा। अगर आप मेरा बात मानते हैं तो मैं आपको जुबानी याद करा दूंगा, आप जहाँ रहेंगे वहीं याद रहेगा। देखिए तो आने तो दीजिए टॉपिक्स को, धीरे धीरे बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो जो भी बच्चे नए हैं आप शुरू से ज्वाइन करें लेक्चर को और आगे कंटिन्यूअस बरकरार रखें अपनी। अगर ऑफलाइन क्लासेज खुल भी रही है तभी भी ऑनलाइन क्लासेज चलती ही रहेगी, ऑफलाइन क्लासेज भी खुलने वाली है। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।